हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है, ये करंट अफेयर्स की। और ये दिसंबर 2021 का संस्करण है। हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला टॉपिक है कि भारत में कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा 278 दिन में प्राप्त किया गया। तो देखिए, ये 16 जनवरी 2021 से लेकर 21 अक्टूबर 2021 तक, मतलब कुल 278 दिनों में भारत में 100 करोड़ टीके का टीकाकरण का आंकड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है। और ये चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा देश है जिसने 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़ा को पार किया है। ठीक है। इसमें आगे देखें तो देश में जो वयस्क जनसंख्या है उसका लगभग 75% लोगों को टीके का कम से कम एक डोज, मतलब पहला डोज जो है वो पड़ चुका है। और 29.1 करोड़ जो जनसंख्या है, मतलब पात्र जनसंख्या का लगभग 30%, उन लोगों को टीके का दोनों डोज पड़ चुका है। ठीक है। और 278 दिन में जो सर्वाधिक टीके जो पड़े हैं आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में लगाए गए हैं। इसमें आगे देखें, इसमें आगे देखा जाए तो भारत के जो 100 प्रमुख स्मारक हैं उसको तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया था। किसके द्वारा? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, जिसमें आपको दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल आदि ये सब हैं। ठीक है। और ये कोरोना योद्धा जो टीकाकरण कर्मी हैं उसमें सफाई कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी आदि के प्रति आभार अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है। तो देखा जाए तो भारत में जो कोरोना का टीकाकरण का खुराक पड़ा, तो जो दिन देखा जाए तो पहले 0 से 10 करोड़ गया था 85 दिनों में, फिर आपको 10 से 20 करोड़ गया 46 दिन में, 20 से 30 करोड़ गया 28 दिन में, और 30 से 40 करोड़ गया 24 दिन में। इसी तरह से 90 से 100 करोड़ पहुंचने में मात्र 19 दिन लगे थे। ये 10 करोड़ जो लास्ट में है वो मात्र 19 दिन में पहुंचा, यानी कि कुल जो 100 करोड़ खुराक पड़ा उसमें 278 दिन लगे। ठीक है। इसमें आगे देखें तो टीकों की संख्या के मामले में जो पहले 10 राज्य हैं जहां पहली खुराक और दूसरी खुराक कितनी पड़ चुकी है, अगर वो देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पहली खुराक है वो 9.43 करोड़ पड़ चुकी है, जिसमें आपको दूसरी खुराक भी पड़ चुकी है 2.78 करोड़ लोगों को। उसी तरह दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे मध्य प्रदेश और छठे पे बिहार है। ठीक है। इसी तरह से ये टीकों का आंकड़ा है जो कि 278 दिनों में 100 करोड़ को पार कर चुका है। और दुनिया भर में ये चीन के बाद ये दूसरा देश है भारत जिसने 100 करोड़ टीकाकरण कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान। तो देखिए, ये हर घर दस्तक अभियान जो है वो एक्चुअली 3 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक मेगा वैक्सीनेशन अभियान के रूप में शुरू किया है, जिसका नाम दिया है दस्तक। दस्तक का काम ये है कि उन लोगों को टीका देना जो छूट गए हैं। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं ली है, और कितने लोगों ने दोनों में से एक भी डोज नहीं ली है। उनको घर घर जाकर उन्हें ये खुराक देना। देखिए, इसमें अगर हम लोग डिटेल में देखें तो इस अभियान की सफलता के लिए 45 ऐसे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संबंधित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक संपन्न हुई, जहां पे 50% से कम टीकाकरण हुआ है। ठीक है। मतलब उन 12 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है जहां पर 50% से कम टीकाकरण हुआ है। और दस्तक अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 30 नवंबर तक उन लोगों को टीका लगवाना जिन्होंने एक भी डोज न लगाया हो, और तय सीमा में दूसरी डोज न लगवाए हुए व्यक्ति को भी वांछित दूसरा डोज लगवाना है। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। और इस अभियान का जो शुरू होने के पहले लगभग 10.34 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं ली है, और वयस्क जनसंख्या का 20 करोड़ से अधिक लोग न तो टीका का एक भी खुराक उन्होंने नहीं लिया है। ठीक है। ये मेन टारगेट है दस्तक अभियान का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अगले वर्ष आईपीएल में 10 टीमें होंगी। तो देखिए, इससे पहले जो आईपीएल हो रही थी
वहाँ 8-8 टीमें थी, ठीक है। और अब 2 नई टीमों को इसमें जोड़ा गया है और 10 टीम हो गई। देखा जाए तो आईपीएल का जो 15वां सत्र होगा, जो कि 2022 में होगा, ठीक है, उसमें भाग लेने वाली टीमों की संख्या 10 होंगी और 2 टीम जो ऐड हो रहा है वो है लखनऊ और अहमदाबाद, ठीक है। देखिए 24 अक्टूबर 2021 को दोनों नई टीम की बोली लगाई गई। कहाँ? दुबई में। लखनऊ टीम की जो बोली जो जीत सके हैं वो फ्रेंचाइजी, मतलब जो लखनऊ टीम की जो फ्रेंचाइजी लेने वाली जो कंपनी है उनका नाम है आरपीएसजी समूह। ये आरपी गोयनका ग्रुप का समूह है, आरपीएसजी समूह। उसने सर्वोच्च 7,090 करोड़ की बोली लगाकर इसे हासिल किया। फिर दूसरी टीम है अहमदाबाद। अहमदाबाद टीम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म है सीवीसी कैपिटल, उसने 5,625 करोड़ रुपए की बोली सर्वाधिक लगाई और उसे ये फ्रेंचाइजी मिली। अब देखा जाए तो दोनों टीमों के अतिरिक्त 4 अन्य शहर जैसे कि कटक, इंदौर, धर्मशाला, रांची, ये सभी प्रस्ताव में थे, लेकिन इनकी बोली नहीं लगाई गई। लखनऊ और अहमदाबाद की बोली ही सबसे अधिक लगी, ठीक है। इसके बाद जो देखा जाए तो आईपीएल की जो टीमों की संख्या 10 हो जाने के कारण अगले वर्ष कुल 74 मैच खेले जाएंगे। अभी तक 8-8 टीमें थी, इसलिए आईपीएल के सत्र में खेले गए मैचों की संख्या 60 थी, लेकिन अब 74 मैच हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि एवं विमानन का सम्मिलन कर A2A मॉडल विकसित करेगी नई कृषि उड़ान 2.0 योजना, ठीक है। तो देखिए 27 अक्टूबर 2021 को कृषिगत उपजों और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण व अनुकूलन के जरिए मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से ये कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। देखा जाए तो इस योजना में होगा क्या, जो हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पाद की परिवहन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो कृषि उपज की जो आपूर्ति श्रृंखला है वो लॉजिस्टिक और उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करके किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मदद करेगा, ठीक है। और देखा जाए तो कृषि एवं उद्यान के बीच सम्मिलन के 3 बड़े कारणों का उल्लेख किया गया है। पहला है आपको भविष्य के लिए जैव ईंधन का विकासवादी संभावित उपयोग, मतलब पॉसिबल यूज ऑफ बायोफ्यूल एंड एयरक्राफ्ट इन फ्यूचर। फिर दूसरा कारण है इसमें कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग। और तीसरा है कृषि उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषिगत उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखें। आगे है कि ये योजना जो है देश भर में 53 हवाई अड्डों पर मुख्यतः आपको पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्र में ये लागू किया जाएगा, ठीक है। इससे किसान, मालवाहक कंपनी और एयरलाइन कंपनियों में लाभान्वित होंगी। अब योजना का जो प्रारंभ है वो 6 महीने तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रायोगिक आधार पर लागू किए जाने की आवश्यक संशोधन इसमें किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद सरकार के गठन का 78वां वर्षगांठ। तो देखिए ये 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की घोषणा करते हुए सिंगापुर में अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, और जिसने सिंगापुर से 11 इंडियन नेशनल आर्मी 8 प्रतिनिधियों के साथ काम करना शुरू किया था। और आज़ाद हिंद सरकार की ये जो 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो आयोजन किया जा रहा है उसमें 21 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के लाल किले पर एक समारोह का सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है, ठीक है। और जनरल बख्शी MM जो सेवानिवृत्त हैं उसके द्वारा एक रचित पुस्तक है बोस द मिलिट्री डायमेंशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA एंड नेताजी, इसका भी विमोचन इस अवसर पर किया गया, ठीक है। इसमें आगे देखें कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस 78वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। तो इसमें पहला है कि स्कूली बच्चों ने नेताजी और INA के सैनिकों की तरह कपड़े पहने और INA के प्रसिद्ध कदम ताल गीत जो थे कदम कदम बढ़ाए जा का उत्साहपूर्वक गायन किया। फिर आपको अंडमान निकोबार जहां 36 जापानी सेना की मदद से कब्जा कर लिया गया था और 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने वहां तिरंगा फहराया था, वहां भी एक कार्यक्रम आयोजन हुआ। फिर पश्चिम बंगाल व नेताजी के जन्मस्थली जो कटक हैं
जो कि उड़ीसा में है, वहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर आपको मणिपुर के मोहेरंग, जहाँ इंडियन नेशनल आर्मी ने 14 अप्रैल 1944 को पहली बार तिरंगा फहराया था, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। फिर नागालैंड में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फिर विदेशों में देखा जाए तो सिंगापुर और मलेशिया में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर नेताजी की स्मृति में इन आयोजनों का जो समापन होगा वो 23 जनवरी 2022 को नेताजी की जयंती के भव्य समारोह के साथ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की शक्तियों में वृद्धि। तो देखिए, अक्टूबर 2021 में बीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत जो प्राप्त अधिकार था उसका उपयोग करते हुए सरकार क्या किया कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में जो भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर बीएसएफ के अधिकार के क्षेत्र में वृद्धि की गई। ठीक है, देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए पहले ये देखते हैं। तो देखा जाए तो परिवर्तन ये हुए कि 15 किलोमीटर की जगह अब 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने और जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति बीएसएफ को दी गई। ठीक है, गुजरात क्षेत्र में ये दायरा जो है वो 80 किलोमीटर था, उसको घटाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया गया। ठीक है, राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक का अधिकार है। पंजाब, पश्चिम बंगाल व असम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक के दायरे में बीएसएफ को अधिक शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर जो है 50 किलोमीटर में अधिक शक्ति दिया गया है बीएसएफ को, और सीमा पार से होने वाले जो अपराध पर अंकुश लगाने का इस बात की अभियानगत क्षमता में वृद्धि होगी। फिर देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे बीएसएफ की शक्ति में कोई सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब 50 किलोमीटर का दायरा है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ पे। फिर वे पूरे क्षेत्र में इन शक्तियों का प्रयोग जारी रख सकते हैं। और इसमें आगे देखा जाए तो जो पश्चिम बंगाल और पंजाब का एरिया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकार ने कहा है कि जो बीएसएफ को ये शक्ति दी गई है, ये विस्तार किया गया है, उन्होंने इसका विरोध किया। कहा कि ये शक्ति जो है वो राज्य सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप करार दिया इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2013 में निर्माण शुरू हुआ था इसका, और 29 अक्टूबर 2021 को विध्वंसक जो युद्धपोत है, इसका नाम है विशाखापट्टनम, उसे नौसेना को सौंपा गया। ठीक है, ये P-15B परियोजना के तहत देश में ही निर्मित पहला विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम नाम का है। ठीक है, देखिए नौसैनिक युद्धपोत निर्माण की इस परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहर जो हैं, जो कि विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल, पोरबंदर, इनके नाम से 4 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। उसी में से एक है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम युद्धपोत को सुपरसोनिक ब्रह्मोस और बड़ाक सहित सभी प्रमुख मिसाइलों और हथियारों से लैस किया गया है। फिर देखा जाए तो भारत में निर्मित सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत है ये, और एक बार में 42 दिन तक समुद्र में रहने का ये सक्षम है। इस युद्धपोत में 312 सैनिक कर्मी की रहने की व्यवस्था है, और इसका जो डिजाइन किया गया है वो नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा किया गया है, और इसका निर्माण किया गया है मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है आपको अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। अग्नि 5 मिसाइल जो है वो एक्चुअली सतह से सतह मार करने वाला ये सक्षम स्वदेशी निर्मित अग्नि 5 मिसाइल है। सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस। ठीक है, और ये 27 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण। परीक्षण स्थल था उड़ीसा का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और इसका जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया गया वो भारत की न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के लिए बनाई गई नीति के अनुरूप है, जो कि नो फर्स्ट यूज के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, नो फर्स्ट यूज का प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 27 अक्टूबर को अग्नि 5 का ताजा परीक्षण यूजर ट्रायल था, और अग्नि 5 को शीघ्र ही सेना को सौंपे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश विकसित लंबी दूरी के बम डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया। ठीक है, ये लंबी दूरी का बम है, मतलब लॉन्ग रेंज बम है। देखिए, ये 29 अक्टूबर 2021 को भारत में स्वदेश निर्मित लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, ये स्वदेश निर्मित है और देखा जाए तो इसका जो परीक्षण स्थल है वो उड़ीसा के तट के निकट एरियल प्लेटफॉर्म है। फिर आपको इसका जो निर्माण और डिजाइन किया गया है वो डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के समन्वय से डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, देखा जाए इसके बारे में तो ये बम के निष्पादन की निगरानी जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पर तैनात नियंत्रण उपकरणों के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए इसके बारे में तो भारतीय वायुसेना के विमान से दागे जाने के पश्चात जो लंबी दूरी के इस बम को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर लंबी दूरी पर स्थित भूमि आधारित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया था। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला है आसियान का 38वां व 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई की मेजबानी में ऑनलाइन संपन्न हुआ। ठीक है, ये 38वां और 39वां इसलिए क्योंकि आसियान का जो शिखर सम्मेलन होता है वो एक साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो ब्रुनेई की मेजबानी में हुआ है दोनों सम्मेलन। देखा जाए तो 26 से 28 अक्टूबर 2021 को 39वां शिखर सम्मेलन हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। ठीक है, आसियान जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश हैं इसमें। आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, ये 10 देश के संगठन को आसियान नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो साथ ही साथ अन्य आयोजन भी हुए वर्चुअल तरीके से किए गए। इन सहभागियों के साथ साथ जो अलग अलग, जैसे कि आसियान +1 शिखर बैठक हुआ। आसियान के 10 वार्ता सहभागियों में भारत भी शामिल है। ठीक है, और आसियान के शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। आगे है आसियान +3, मतलब आसियान के साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ये आसियान +3 शिखर बैठक हुआ। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे ईस्ट एशिया समिट आदि शामिल है। देखा जाए तो सभी शिखर बैठकों की जो अध्यक्षता है वो ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने किया। यहाँ म्यांमार की अनुपस्थिति रही क्योंकि म्यांमार का जो तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, और तिमोर लेस्टे जो ईस्ट तिमोर है वो आसियान की सदस्यता का आवेदन से संबंधित प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा भी की गई है। और अगर इसे जब सदस्यता मिल जाएगी, ठीक है, ईस्ट तिमोर को, जिसे तिमोर लेस्टे कहते हैं, अगर सदस्यता प्राप्त हो जाए तो आसियान के सदस्यों की संख्या 11 हो जाएगी। आसियान जो है वो अगले वर्ष 2022 में 2 शिखर सम्मेलन होंगे कंबोडिया की मेजबानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत आसियान 18वां शिखर सम्मेलन। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि आसियान के साथ साथ जो 10 वार्ता साझेदार देश हैं इसमें भारत भी है। ठीक है, और भारत के अलावा 9 और होंगे, मतलब कुल 10 होंगे। तो इसमें देखा जाए तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी जो 10 वार्ता के अलग एक्स्ट्रा जो 10 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, तो उसी में से भारत का आसियान का ये 18वां शिखर सम्मेलन हुआ जो कि 28 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और भारत की ओर से जो अध्यक्षता की थी वो नरेंद्र मोदी ने की थी और आसियान की ओर से जो सह अध्यक्षता किया गया था वो ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें है कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य, व्यापार एवं वाणिज्य, कनेक्टिविटी तथा शिक्षा एवं संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा सम्मेलन में की गई थी। मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के मामले में आसियान देशों के आश्वस्त किया कि भारत की हिंद प्रशांत के संबंध में जो नीति आसियान देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में जो सभी के लिए खुला और समान अवसर वाला बनाने का भावना दोनों पक्ष ने यहाँ पे व्यक्त किया है। इसमें आगे और ये भी हुआ है
कि ये स्वीकार किया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आगे है कि भारत के RCEP मतलब कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर रहने के निर्णय के पश्चात वस्तुगत का व्यापार के लिए आसियान और भारत का मुक्त व्यापार समझौता के प्रति शिथिलता आई है। ठीक है, और भारत तो इसमें शामिल नहीं है RCEP में, लेकिन भारत के RCEP में शामिल होने की रुचि आसियान के नेताओं ने व्यक्त की है। ठीक है, और आगामी वर्ष जो 2022 में भारत आसियान संबंध का जो 30 वर्ष पूर्ण होने वाला है, उसी ये भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष भी पूरी हो जाएंगे। इस अभियान में मतलब इस वर्ष में आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष भी पूर्ण हो जाएंगे और भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो देखिए, तो 27 अक्टूबर को 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन साथ साथ संपन्न हुआ। इसमें आसियान के 10 सदस्य देश जो आपको ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के अतिरिक्त अन्य 8 देश जो कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसमें भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, समुद्री सहयोग, पर्यटन विस्तार आदि मुद्दे में भी इसमें चर्चा में शामिल हुए थे। ठीक है, फिर म्यांमार की जो स्थिति पर चर्चा करते हुए सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई व उत्पीड़न पर अंकुश का आह्वान सभी नेताओं ने किया, क्योंकि जो म्यांमार की स्थिति है, म्यांमार का जो तख्ता पलट हुआ, वहाँ की जो जितने राजनीतिक नेता थे उन्हें बंदी बना लिया गया। इसलिए यहाँ ये आह्वान किया गया कि जो राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो और उसके उत्पीड़न पे अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, और चीन पर दबाव बनाते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन का मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, उन्होंने भी कहा कि भारत और अमेरिका ने जो मुद्दा उठाया है चीन के प्रति, वो बिल्कुल सही है। फिर मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, सतत सुधार में जो 3 घोषणा पत्र इसमें शामिल किए गए, ठीक है, उसे स्वीकार किया गया। फिर 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा वो अगले वर्ष 2022 में कंबोडिया के नामपे में आसियान शिखर सम्मेलन के साथ होगा। ठीक है, फिर हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, UNCLOS, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ चर्चा इस सम्मेलन में मुख्यतः हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चीन का नया भूमि सीमा कानून के लिए चिंता का विषय। तो देखिए, 23 अक्टूबर 2021 को चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC, इसकी स्थायी समिति ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग संबंधी एक नया कानून को मंजूरी दी है। ये भूमि सीमा कानून, जैसे लैंड बाउंड्री लॉ कहते हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें यह कहा गया है कि चीन संबंधित देशों के साथ संपन्न सीमा संधियों समझौता का पालन करता है। ठीक है, और क्षेत्रीय अखंडता तथा भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए राज्य उपाय करेगा तथा क्षेत्रीय अखंडता और भूमि की सीमाओं को कमजोर करने वाले जो किसी भी कदम का ये मुकाबला करेगा। ठीक है, और इसमें है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अभ्यास आयोजित करने सहित सीमा से संबंधित कर्तव्यों का पालन करेगी तथा आक्रमण, अतिक्रमण, उकसाने व अन्य कृत्यों का दृढ़ता से मुकाबला करेगी। ठीक है, और चीन के जो 14 देशों के साथ लगभग 22,110 किलोमीटर की भूमि जो है वो सीमा से लगती है, और इसमें से भारत और भूटान के अतिरिक्त से सभी 12 देशों के साथ चीन के सीमा समझौता संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ भारत और भूटान के साथ सीमा समझौता संपन्न नहीं हुआ है। ठीक है, और भारत और भूटान के साथ सीमा के मामले में विभिन्न चरणों पर बातचीत अभी जारी है तथा फाइनल सीमा समझौता का अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है। ठीक
ठीक है। और इसमें है कि चीन के इस नए भूमि सीमा कानून पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने इसे चिंता का विषय बताया। क्यों? क्योंकि सीमा प्रबंधन पर वर्तमान जो द्विपक्षीय समझौता और सीमा से जुड़े संपूर्ण प्रश्नों पर इस नए कानून का प्रभाव पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिदम बागची, उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीन इस कानून के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई कदम उठाने से बचेगा जिससे भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति एक तरफा ढंग से बदलाव आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 9 से 11 अक्टूबर 2021 को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने भारत की राजकीय यात्रा की। 20 माह के अंतराल के पश्चात किस विदेश शासन प्रमुख की भारत की आधिकारिक यात्रा थी। मैत्रीपूर्ण माहौल में संपन्न इस वार्ता में दोनों पक्षों ने हरित रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की है। खाद्य सुरक्षा, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, मत्स्य पालन और जलीय कृषि आदि के क्षेत्रों में सहित कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग को और बढ़ाने का निर्णय दोनों पक्षों ने वार्ता में लिया है। प्रधानमंत्री ने अधिक से अधिक भारतीय कंपनी को डेनमार्क में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि डेनमार्क में भारत की मौजूदा 200 से अधिक कंपनी जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभियान जैसे कि मेक इन इंडिया, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, नमामि गंगे आदि जो है उसको आगे बढ़ाने का सक्रिय भूमिका निभा रही है। ठीक है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो फ्रेडरिक्सन है 9 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर अगवानी भारत के विदेश राज्य मंत्री जो श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैं उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे है कि पारंपरिक ज्ञान, कौशल विकास, भूजल संसाधन के मानचित्रण और प्रशीतन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों की सरकार के बीच 4 समझौता ज्ञापन और समझौता पर हस्ताक्षर वार्ता के पश्चात किए गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने 2022 में दूसरे जो भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को कोपेनहेगन आने का निमंत्रण दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में संपन्न, माफ कीजिएगा यहाँ रूम हो गया, ये रूम नहीं रोम है। ठीक है, रोम, पीडीएफ में ठीक कर दिया जाएगा। देखा जाए तो 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 का 16वां शिखर सम्मेलन इटली में रोम में संपन्न हुआ। ठीक है, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास से संबंधित मुद्दे इस सम्मेलन में मुख्य चर्चा में थे। फिर है कि भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री मोदी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आदि शामिल थे। ठीक है, और शिखर सम्मेलन जो हुई वो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी की मेजबानी में संपन्न हुई है। ठीक है, 16वां जो G20 शिखर सम्मेलन है उसका मेजबानी किया गया था इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के द्वारा। फिर देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही दिन सम्मेलन के तीनों सत्रों को संबोधित किया। पहले दिन मतलब 30 अक्टूबर को देखा जाए तो 30 अक्टूबर को वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित पहले ही सत्र में कोरोना से जनित चुनौतियों को उल्लेख करते हुए वन वर्ल्ड वन हेल्थ का विजन प्रस्तुत किया था। फिर है, ठीक है, और फिर दूसरे दिन जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर केंद्रित जो दूसरा सत्र था उसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि पेरिस समझौते की प्रगति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में सक्रिय है तथा कई मामलों में प्रतिबद्धताओं से भी आगे हैं हम भारतीय। आगे देखा जाए तो भारतीय रेल का 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत जो है वो विश्व में टॉप 5 कंट्रीज में है। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा में 100 गीगावाट की स्थापित क्षमता पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और शीघ्र ही से 175 गीगावाट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत पेट्रोल में 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक प्राप्त करने में
दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें एक देखा जाए कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जो कि संदर्भ में कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर पर जो अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने, कर संबंधी मुद्दे जिसमें न्यूनतम कॉर्पोरेशन टैक्स को 15% रखना और वैश्विक आर्थिक विकास में स्थिरता तथा अनुकूलन, समन व हरित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिवर्ष $100 अरब की सहायता आदि के मुद्दे सम्मेलन में चर्चा में मुख्यतः शामिल थे। ठीक है, फिर आगामी जो G20 का अगला सत्र होगा, 17वां शिखर सम्मेलन, वो आपको इंडोनेशिया में होगा 2022 में, और 18वां शिखर सम्मेलन जो होगा वो 2023 में होगा भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि सूडान में अंतरिम सरकार का तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता पर कब्जा किया। तो देखिए, अक्टूबर 2021 में जो अफ्रीकी देश सूडान है, वहां पे सेना ने एक बार पुनः अंतरिम सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1956 में जो ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के पश्चात 8 बार तख्ता पलट वहां हो चुका है। ठीक है, 1956 में जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली उसके बाद अभी तक 8 बार सूडान में तख्ता पलट हो चुका है। अब देखा जाए तो 2019 में जो लंबे समय से शासक थे ओमर अल बशीर को व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद जनता ने सत्ता से हटाया था, और उन्हें सत्ता से हटाने के पश्चात वहां सरकार का संचालन जो है वो 11 सदस्य संप्रभु परिषद द्वारा किया जा रहा था, जिसमें अब्दुल्ला हमदोक अंतरिम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और वर्ष 2022 के चुनाव कराकर देश में एक पूर्णतः लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना उनका लक्ष्य था, अब्दुल हमदोक का, लेकिन उससे पहले ही ये तख्ता पलट हो गया। ठीक है, इसमें आगे है कि सैन्य कमांडर जनरल अब्देल फतह अल बुरहान तख्ता पलटकर देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए अंतरिम प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमंडल के मतलब अधिकतर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जनरल अब्देल फतह अल बुरहान जो हैं वो लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया पूरी कराकर जुलाई 2023 में नए चुनाव कराने का उन्होंने कहा है। ठीक है, और ताज़ा तख्ता पलट को जनता ने विरोध किया। साथ ही मुख्य लोकतांत्रिक समर्थक संगठन जो है, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, उन्होंने अपील करके जनता से तख्ता पलट का विरोध करने का आह्वान किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 माह के प्रवास हेतु 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री पहुंचे। ठीक है, 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो पहुंचे हैं कहाँ, तो अंतरिक्ष स्टेशन पर, जो चीन का निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग। ठीक है, तियांगोंग जो है वहां पहुंचे, मतलब 16 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष में चीन ने अपने स्वयं का निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पर लंबे प्रवास के लिए 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंचे हैं। 15 अक्टूबर 2021 को मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान में जीयू क्वियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा सेंझाओ 13 जो है स्पेसक्राफ्ट से लगभग 6.5 घंटा की यात्रा कर 16 अक्टूबर को प्रातः अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। ठीक है, 15 अक्टूबर को निकले थे मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान से जीक्युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च F2 रॉकेट के द्वारा सेंझाओ 13 स्पेसक्राफ्ट से। ठीक है, 6.5 घंटा की यात्रा थी। उसके बाद 16 अक्टूबर को प्रातः में अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच चुके थे। अब देखा जाए तो उसमें एक महिला है जिसका नाम है वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला होंगी। क्यों? क्योंकि इस दौरान वो कम से कम 2-3 बार स्पेस वॉक करेंगी। ठीक है, और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा मानव मिशन है ये। चीन का अब तक का ये सबसे लंबा मिशन होगा। इससे पहले 90 दिन तक रहे 3 अंतरिक्ष यात्री मतलब 17 सितंबर 2021 को धरती पर वापस आए थे, और इसके 1 माह बाद ही अन्य 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जा रहा है 6 माह के लिए। ठीक है, अब देखा जाए इसमें तो एक रोबोट को इंस्टॉल करेंगे ये लोग, जो कि अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण में मदद करेगा। ठीक है,
और फिर है कि अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण जो है वो 29 अप्रैल 2021 को शुरू हुई थी और ये निर्माण कार्य जो है 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। आगे है इसमें कि चीन विश्व का इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। वर्तमान में एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। कई देशों की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के अध्ययन हेतु नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट 12 वर्षीय मिशन के लिए भेजा गया। तो देखिए, ये 16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरिस स्थित केप कैनावेरल फोर्स स्टेशन से एटलस 5 401 रॉकेट के जरिए नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को अध्ययन के लिए लूसी नाम का एक अंतरिक्ष यान जो कि 12 वर्ष के मिशन के लिए भेजा है। ठीक है, और 6.3 अरब किलोमीटर की यात्रा है ये, जिसमें 67,000 मील प्रति घंटा मतलब 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए बृहस्पति ग्रह के 8 क्षुद्र ग्रहों के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसमें आगे है कि इन 8 में से एक मंगल और बृहस्पति के बीच का जो बेल्ट है और जो शेष 7 है वो ट्रोजन एस्टेरॉइड शामिल हैं। फिर इसमें है कि लूसी अंतरिक्ष यान का ये नामकरण जो है वो मनुष्य के पूर्वजों के 32 लाख वर्ष पुराने कंकाल के नाम पर किया गया है और इसे इथियोपिया में 1974 में खोजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि अंतरिक्ष में पहली बार फीचर फिल्म की शूटिंग हुई। तो देखिए, फिल्म का नाम था चैलेंज और ये एक रशियन फिल्म है। फिर निर्देशक हैं इसके क्लिम सेपेंको, अभिनेत्री थी यूलिया पेरेसिल्ड। यह ऐसा पहला फीचर फिल्म होगा जिसके किसी दृश्य की शूटिंग आउटर स्पेस में हुई है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को उड़ान भरी थी और टीम ने 12 दिन तक ISS पर रहकर एक दृश्य को फिल्माया है। ये एक ऐसी महिला डॉक्टर की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री जिसे अंतरिक्ष में ही तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है को बचाने के लिए ISS के लिए उड़ान भरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति मिर्जियायेव 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रहे। देखा जाए तो 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये चुनाव जो है वो 80.1% मत उन्हें प्राप्त हुआ है। इसमें आगे देखा जाए तो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ उसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित थे। फिर है कि उज्बेकिस्तान की केंद्रीय चुनाव आयोग के निमंत्रण पर इस सर्वेक्षण के लिए 3 सदस्यीय प्रतिमंडल का नेतृत्व भी सुशील चंद्रा ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है कि 2020-21 की चौथी मौद्रिक नीति में भी रेपो दर, बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो देखिए, 8 अक्टूबर 2021 को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी मौद्रिक नीति है उसकी घोषणा की गई है RBI के द्वारा। ठीक है, और प्रमुख बैंकिंग दर अक्टूबर 2021 तक की स्थिति अगर देखी जाए तो रेपो दर है 4%, रिवर्स रेपो है 3.35%, बैंक दर है 4.25%, MSF है 4.25%, CRR है आपको 4% और संवैधानिक तरलता अनुपात जो है वो 18% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2021-22 की पहली छमाही में वस्तुगत निर्यातों व आयातों में वृद्धि। तो देखा जाए जो 14 अक्टूबर 2021 को पहली छमाही मतलब अप्रैल सितंबर 2021 के भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। 2021 में निर्यात जो है वो 197.89 अरब डॉलर का था। मतलब 2020 की अगर तुलना की जाए तो ये 57.53
% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। और 2021 में आयात अगर देखा जाए तो वो था 276.02 अरब डॉलर, मतलब 2020 की तुलना अगर की जाए तो ये था 81.67% की वृद्धि। फिर नेक्स्ट है व्यापार घाटा, मतलब ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जो है वो अप्रैल सितंबर 2021 में देखा जाए तो ये 78.13 अरब डॉलर है। फिर नेक्स्ट है, अगर इसे मूल्य के रूप में वस्तुगत निर्यात देखा जाए तो ये था 14,63,048 करोड़, यानी कि 55.42% की वृद्धि है 2020 की तुलना में। और रुपए के मूल्य में अगर वस्तुगत आयात देखा जाए तो ये है 20,40,890 करोड़, मतलब 79.13% की वृद्धि। फिर नेक्स्ट है कि अप्रैल सितंबर 2021 में भारत का सेवाओं का निर्यात यानी प्राप्ति ये था 114.58 अरब डॉलर, मतलब 18.43% की वृद्धि। फिर नेक्स्ट है कि अप्रैल सितंबर 2021 में भारत की सेवाओं का आयात यानी कि भुगतान का 65.08 अरब डॉलर, यानी कि 18.54% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2021-22 की पहले 4 महीने में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 62% की वृद्धि हुई है। देखा जाए तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की सितंबर 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार 2021-22 के पहले 4 महीने यानी अप्रैल से लेकर जुलाई 2021 में कुल FDI जो प्राप्त हुआ है वो है 27.37 अरब डॉलर, यानी कि अप्रैल जुलाई 2020 की तुलना में 62% की वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर 21-22 की पहले 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई 2021 में कुल प्राप्त जो FDI में इक्विटी प्रवाह आया है वो है 20.42 अरब डॉलर का, मतलब 112% अधिक है। और अगर सेक्टर की दृष्टि से देखा जाए तो अप्रैल से जुलाई 2021 में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक FDI जो प्राप्त हुआ है वो है ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल से कुल FDI 23% और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से 18% और सेवा क्षेत्र से 10% प्राप्त हुआ है। और ऑटोमोबाइल जो है कर्नाटका में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है, 87% जो FDI ऑटोमोबाइल का है वो कर्नाटका से प्राप्त हुआ है। अगर सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्यों में देखा जाए तो पहले स्थान पे है कर्नाटका, 45% कर्नाटका से प्राप्त हुआ है। फिर दूसरा है महाराष्ट्र 23% और दिल्ली है तीसरे स्थान पे 12% के साथ। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान। तो ये 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति नाम से एक नेशनल मास्टर प्लान शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ये कोई नया प्लान नहीं है, ये पुराना ही प्लान को सभी के समन्वय बैठाने के लिए एक नया प्लान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य है कि देश में आधिकारिक संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों एवं रुकावटों को हटाने के लिए संबंधित मंत्रालयों में समन्वय बनाने के लिए रेल व सड़क सहित 16 मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, इसका जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए का है और इस प्लान में उन परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता जो है वो 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है। ठीक है, रेलवे की कार्गो परिवहन क्षमता जो 121 करोड़ टन है उससे 160 करोड़ टन करना है। सभी गांव में 4G कनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन लाइन और 4,54,200 किलोमीटर तक ले जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया की बिक्री हेतु टाटा समूह की बोली। देखा जाए तो टाटा सन्स का स्वामित्व वाला जो कंपनी है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, उसने 18,000 करोड़ की उच्चतम बोली लगाई। ठीक है, देखा जाए तो निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट से दीपम कहा जाता है, ने इस सौदे से संबंधित जो आशय पत्र है वो टाटा समूह को अक्टूबर 2021 में ही सौंप दिया है। देखिए इस सौदे के तहत सरकार ने एयर इंडिया का केवल परिचालन ही बेचा है। अच्छा, एक चीज में देखा जाए
तो जो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी वो मूलतः जेआरडी टाटा के द्वारा हुई थी 1932 में। ठीक है, 1932 में जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। टाटा एयर सर्विसेज के नाम से उस समय की थी। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात मतलब 1947 में इसका 49% जो हिस्सेदारी है वो सरकार ने खरीद लिया था। बाद में 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित की और इसकी जो शेष इक्विटी भी सरकार ने से ले ली थी, खरीद ली थी। ठीक है, और पूर्ण स्वामित्व टाटा सन्स ने अब खरीद लिया इसे, यानी कि वापस अब टाटा सन्स के पास आ गया है। इसका जो जमीन है, भवन और अन्य अचल संपत्तियां जिनका कुल मूल्य 14,718 करोड़ आंका गया है, सरकार के पास ही रहेगी अभी। ठीक है, और इन्हें सरकारी कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को सौंपा जाएगा, जो धीरे धीरे संपदाओं को बेचकर एयर इंडिया का बकाया कर्ज चुकाएगी। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में विद्युत क्षेत्र के लिए देश में आधिकारिक संरचना की सबसे बड़ी वित्त कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने प्रदान किया है। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या जो है अब 11 हो गई, पहले 10 थी अब 11 हो गई। ठीक है, और महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो आपको है सेल यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी हो गया आपको तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। फिर आपको आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसे भारतीय तेल निगम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एनटीपीसी। फिर है सीआईएल, सीआईएल हो गया आपको कोल इंडिया लिमिटेड। फिर भेल, भेल हो गया आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फिर आपको गेल, गेल हो गया आपको फिर नेक्स्ट है बीपीसीएल, बीपीसीएल आपको हो गया भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है पीजीसीआईएल, पीजीसीआईएल हो गया आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एचपीसीएल, एचपीसीएल आपको हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और पीएफसी जिसे अभी ऐड किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब देखिए देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है, मतलब ये 14 थी, एक जो है पीएफसी ये घट गया, महारत्न हो गया, इसलिए नवरत्न कंपनी की संख्या 13 हो गया। नवरत्न कंपनी है आरईसी, आरईसी में आपको अगर देखा जाए फुल फॉर्म तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। फिर नाल्को, एमटीएनएल, बेल, एससीआई, एससीआई आपको हो गया भारतीय नौवहन निगम। एचएएल, एचएएल हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑयल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, एनएलएल, एनबीसीसीएल, ईआईएल और कॉनकोर, ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो 15 अक्टूबर 2021 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई। सूची में निर्धारित कुल देश हैं 116। ठीक है, और सूची में भारत का स्थान है 101वां। भारत का मान है जो 27.5, जो सीरियस कैटेगरी में है। देखा जाए तो ये 0 से लेकर अगर 9.9 मान के बीच रहे तो वो लो कहलाता है भूख की स्थिति में, और इसमें 18 देश हैं। फिर 10 से 19.9 जो है उसमें मॉडरेट कहा जाता है और उसमें 31 देश हैं। 20 से लेकर 34.9 तक में ये सीरियस आता है। ठीक है, और इसमें 37 देश हैं, और इसी में है भारत 27.5 के साथ। 35 से 49.9 में देखा जाए तो यह अलार्मिंग स्टेज पे, जिसमें 9 कंट्रियां हैं। और 50 से अधिक अगर मान रहे तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग में है, जिसमें एक है और ये है सोमालिया। ठीक है, सबसे निचले स्थान पे है सोमालिया 116वें स्थान पे। नेक्स्ट है कि भारत में 2021-22 में वृद्धि 8.3% का विश्व बैंक का ताजा अनुमान। तो देखा जाए तो चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में जीडीपी में वृद्धि संबंध में एडीबी का सितंबर 2021 का ताजा जो अनुमान है वो है 10% की वृद्धि। फिर आईएमएफ जो है अक्टूबर 2021 में संशोधित अनुमान लगाया था 9.5% की वृद्धि के साथ, और विश्व बैंक का अनुमान है 8.3%। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है कि वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास हेतु पीएम मित्र योजना। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण से साकार करने के लिए पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को स्वीकृति सरकार ने अक्टूबर 2021 में दी है। मित्र का फुल फॉर्म हो गया आपको मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये 5F विजन पर प्रेरित है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है। अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट्स। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बनाए गए हैं अमित खरे को। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो ये शक्तिकांत दास हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जिनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वायुसेना के नए उप प्रमुख। तो ये बने हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। फिर नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तो ये हुए हैं अविक सरकार, 2 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए। फिर नेक्स्ट है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये बने हैं KN सतकुमार। ये डेक्कन हेराल्ड के प्रकाशक हैं, द प्रिंटर मैसूम के निदेशक हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है IBA के नए चेयरमैन। तो IBA के नए चेयरमैन बने हैं AK गोयल, जो कि यूको बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी CMD हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC, इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं देवव्रत मुखर्जी। फिर नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत, तो ये हैं संजय भट्टाचार्य। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है स्थानांतरित किए गए नए मुख्य न्यायाधीश। तो देखा जाए तो ये उच्च न्यायालय जहां नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, और यहाँ जहां नए मुख्य न्यायाधीश, और ये हैं पूर्व पद। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में जो बनाए गए हैं, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आए हैं, और ये पहले थे आंध्र प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जो आए हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। ये पहले थे मध्य प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। फिर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जो नए न्यायमूर्ति हैं, वो न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहंती, और ये राजस्थान से थे। राजस्थान में पहले थे, अब ये आ गए हैं त्रिपुरा में। फिर नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं, वह न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर। ये मेघालय में थे पहले, अब आ गए हैं सिक्किम में। फिर राजस्थान के उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति अखिल कुरैशी। ठीक है। और ये पहले त्रिपुरा में थे, जो कि अब राजस्थान आ गए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किए गए न्यायाधीश, जो कि पहले न्यायाधीश थे, अब मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो आए हैं मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो है राजेश बिंदल। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। ये पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बन चुके हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो बने हैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव, और ये पहले मध्य प्रदेश में थे। फिर नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र। पहले ये छत्तीसगढ़ में थे, उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश थे, और यहाँ मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। फिर कर्नाटका के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इलाहाबाद से आए हैं। तेलंगाना के उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। और मेघालय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रंजीत वी मोड़े। ये मेघालय से आए हैं, मेघालय में ही थे, अब यहाँ उच्च न्यायालय में ये न्यायमूर्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश बन गए। फिर गुजरात के उच्च न्यायालय में देखा जाए तो ये न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, कर्नाटका में थे पहले। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में बने हैं न्यायमूर्ति R मलिमठ, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखा जाए पुरस्कार सम्मान। तो पहला है 94 ऑस्कर हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि।
तो वर्ष 2022 का जो ऑस्कर पुरस्कार का वितरण होना है वो 27 मार्च 2022 को होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। और उसमें विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत का जो आधिकारिक प्रविष्टि गया है वो है तमिल फिल्म है कुंजगल, ठीक है, जिसके निर्देशक हैं PS विनोद राज। कुंजगल इस वर्ष रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भी से मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के स्टार पुरस्कार 2020-21। तो देखा जाए तो 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2020-21 के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को और कोचों को अपने स्टार पुरस्कार की घोषणा की है, ठीक है। देखा जाए पुरुष वर्ग में तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुने गए हैं वो है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, ये हॉकी महासंघ के द्वारा। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो बने हैं वो है PR श्रीजेश, और वर्ष के राइजिंग स्टार हैं विवेक सागर प्रसाद, और सर्वश्रेष्ठ कोच बने हैं ग्राहम रीड जो कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कोच हैं। और अब महिला वर्ग के बारे में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं गुरजीत कौर, फिर दूसरा है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी है शर्मिला देवी। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कोच, तो वो है सोड मारिन, ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक तक रहे कोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2021 को यूरोपीय संसद वर्ष 2021 का सखारोव पुरस्कार की घोषणा की गई है। विजेता रहे हैं अलेक्सी नवाल्नी, रूस के जेल में निरुद्ध विपक्षी नेता हैं, जो 15 दिसंबर 2021 को यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र में पुरस्कार राशि 50,000 से दिया जाएगा, 50,000 यूरो दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो है वो 3 नवंबर को लंदन के एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। विजेता रहे हैं डैमन गलगोट, दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं, और उसकी पुस्तक है द प्रॉमिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वाकलाव हावले मानवाधिकार पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो 27 सितंबर 2021 को पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप यानी पेस का वर्ष 2021 का 9वां वाकलाव हावले मानवाधिकार जो पुरस्कार दिया गया है मारिया कालेसनिकावा को, जो कि बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। फिर नेक्स्ट है कि 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021। तो ये देखा जाए तो 11 अक्टूबर 2021 को उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 का लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर एक्सेलेंस प्रदान किया गया है, और ये दिया गया है विजेता हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के निदेशक हैं, और पुरस्कार में इन्हें 5 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021। तो इसमें डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं वो विजेता हैं, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए ये उन्हें दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार की ओर। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 4 से 11 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार का घोषणा हुआ है। ये पुरस्कार जो है शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, फिर चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि जो है वो 10-10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब 11.4 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 8.5 करोड़ रुपए है, ठीक है। फिजियोलॉजी और चिकित्सा में देखा जाए तो दिया गया है 2 लोगों को, एक है डेविड जूलियस और दूसरे हैं एडम पट्टापोटियन, ठीक है। ये दोनों जो है अमेरिकी हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को में कार्यरत हैं। वो दिया गया है इनको तापमान व स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज करने के लिए। देखा जाए तो त्वचा में इस स्पर्श को समझ लेने की यह खूबी कहाँ से आती है, इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के लिए उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकों को इस वर्ष का फिजियोलॉजी चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनके अध्ययन की जो इस शाखा को सोमैटो सेंसेशन कहा जाता है, ठीक है, सोमैटो सेंसेशन। चलिए आगे देखें। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है। पहला है आपको शिकुरो मनाबे जो कि जापान प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हैं, और
अमेरिका में कार्यरत हैं। ठीक है, रहने वाले जापान के हैं लेकिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में कार्यरत हैं। और दूसरा है क्लॉस हैसलमैन, ये जर्मनी के हैं और ये जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मेट्रोलॉजिकल जो हैम्बर्ग में है वहाँ कार्यरत हैं। और इन दोनों को धरती की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमानों की परिवर्तनशील व प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र के लिए उनके कार्यों के लिए ये दिया गया है। फिर तीसरा है आपको जियोर्जियो पारिसी जो कि इटली के हैं, इन्हें दिया गया है ये परमाणु की गतिविधियों के ग्रहों के चुंबकीय व्यवहार में परिवर्तन के अध्ययन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो दो लोगों को दिया गया है। एक है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से हैं और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से हैं। अब देखा जाए तो इन्हें एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के रूप में पहचाने जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने के इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य में अगर देखा जाए तो ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को जो कि ब्रिटेन में रह रहे तंजानिया मूल के लेखक हैं। और यह पुरस्कार अपनी मूल स्थान से विस्थापित लोगों वो उस स्थान जहां विस्थापित अपना नया घर बसाते हैं पर पड़ने वाले प्रभाव को अपने कृतियों के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट है शांति यानी पीस, ये दिया गया है मारिया रेशा को जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं। फिर नेक्स्ट है दामित्री मुरातोव जो कि रूसी पत्रकार हैं। ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है। ये है डेविड कार्ड, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, बार्कले अमेरिका के, और ये श्रम अर्थशास्त्र मतलब लेबर इकोनॉमिक्स में योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। फिर नेक्स्ट है जोशुआ डी एग्रिस्ट, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका के हैं। फिर नेक्स्ट है गुइडो डब्ल्यू इम्बेशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। ये पुरस्कार दोनों को निष्कर्ष निकालने के विश्लेषण में मेथोडोलॉजिकल योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो ये 2 नवंबर 2021 को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के वर्ष 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 की घोषणा की गई। देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और पिछले 4 वर्षों में जो शानदार प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए। ठीक है, देखा जाए किन किन लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, कुल 12 लोग हैं। आपको नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स से हैं, रवि कुमार कुश्ती से, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से, पी.आर. श्रीजेश हॉकी से, अवनी लेखड़ा पैराशूटिंग से, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स से, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से, मनीष नरवाल पैराशूटिंग से, मिताली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह हॉकी से। ठीक है, इन सबको यानी इन 12 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं हम लोग अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है पिछले 4 वर्ष में खेल में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल और अनुशासन की भावना को दिखाने के लिए। पुरस्कार राशि है 15-15 लाख रुपए। तो देखिए जाए तो कुल 35 लोगों को दिया गया है। लिस्ट है, इसको पूरी लिस्ट को मैं बताऊंगा नहीं, आप PDF जो मिलेगा तो उसमें आपको दे दिया जाएगा। जैसे शुरुआत में कुछ 5 देख लिया जाए तो अर्पिंदर सिंह यह है एथलेटिक्स से, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी से, शिखर धवन क्रिकेट से, चंद्रलवदा आनंद तलवारबाजी से, मोनिका हॉकी से, वंदना कटारिया हॉकी से। ठीक है, इसी तरह से कुल 35 लोग हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और उनके खेल क्षेत्र से भी इसमें दिया गया है
ठीक है, तो आप इसको पीडीएफ में जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021। देखा जाए तो ये उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है, ठीक है, और ये 2 श्रेणी में दिया गया है। पुरस्कार राशि नियमित श्रेणी में आपको 10-10 लाख और लाइफ टाइम श्रेणी में 15-15 लाख है। लाइफ टाइम श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये है, कोच का नाम है आपको टीपी ओसेफ, जो कि एथलेटिक्स क्षेत्र से हैं। फिर सरकार तलवार क्रिकेट से हैं, सरपाल सिंह हॉकी से हैं और आसान कुमार कबड्डी से हैं। ये लाइफ टाइम श्रेणी में इन्हें दिया गया है। अब नियमित श्रेणी का देखा जाए तो पहला है राधा कृष्ण नायर पी, एथलेटिक्स से, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाज हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग और सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस। ये सारे कोच हैं नियमित श्रेणी से। फिर नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार 2021। तो खेल और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 10-10 लाख और ये खिलाड़ी जो हैं आपको लेख केसी बॉक्सिंग क्षेत्र से, अभिजीत कुंते चेस से, हर दविंदर सिंह गर्चा हॉकी से, विकास कुमार कबड्डी से, सज्जन सिंह कुश्ती से, ठीक है, इन्हें दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की तरह है। फिर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। देखा जाए तो कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से खेल नियंत्रण बोर्ड, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों और एनजीओ को दिया जाता है। दिया गया है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए। संस्था है इसका मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया है। फिर दूसरा श्रेणी है आपको कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन। ये दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। फिर नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी 2021। तो देखा जाए तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 10 लाख, ठीक है, और एक ट्रॉफी, और विजेता रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट देखें। अब वो करते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में पहला है उमर शरीफ। उमर शरीफ जो है वो पाकिस्तान के दिग्गज हास्य अभिनेता व टीवी जगत के जानी मानी हस्ती उमर शरीफ, जिनका मूल नाम है मोहम्मद उमर, 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है योगेंद्र मोहन, जो कि दैनिक जागरण समाचार पत्र समूह के चेयरमैन थे और जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है बलविंदर सिंह नकाई, जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको के चेयरमैन थे, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है कॉलिन पावेल, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री व अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री थे, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है नेदुमुदी वेणु, मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने 500 से अधिक फिल्मों में भूमिका निभाई थी और इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे देखें। नेक्स्ट है अरविंद त्रिवेदी, जो कि लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता थे और 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है हनुमान प्रसाद व्यास, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ के पूर्व निदेशक थे और गुरुग्राम में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है प्रभाकर जोग, जो कि प्रसिद्ध वायलिन वादक श्री प्रभाकर जोग, 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट है पुनीत राजकुमार, जो कि कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का हृदयघात से केवल 46 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकें यानी बुक्स की ओर। तो पहला है एन इनकम्प्लीट लाइफ। एन इनकम्प्लीट लाइफ एक आत्मकथा है विजय पाल सिंघानिया का। नेक्स्ट है एक्चुअली आई मेट देम, इसके लेखक हैं गुलजार। फिर नेक्स्ट है ओवर माई डेड बॉडी, इसके लेखक हैं जेफरी आर्चर। फिर नेक्स्ट है ऑन एनिमल्स, इसके लेखक हैं सुसान ऑर्लियंस। फिर नेक्स्ट है द प्रॉमिस के लेखक हैं डैमन गलगूट। और मई 2021 के प्रकाशित इस उपन्यास के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जो है नवंबर 2021 में से प्रदान किया गया है द प्रॉमिस को, जिसके लेखक है डैमन गलगूट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम लोग देखेंगे मिसलेनियस में यानी विविध में। तो पहला है अभ्यास कोंकण शक्ति। ये 21 से 27 अक्टूबर को हुआ है। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच ये संयुक्त अभ्यास था। 21 से 23 अक्टूबर को यह नौसैनिक अभ्यास हुआ था। पहला बंदरगाह चरण मुंबई में और दूसरा चरण हुआ आपको समुद्री चरण
भारत के पश्चिमी तट पर 24 से 27 अक्टूबर को, और संयुक्त अभ्यास का जो जमीनी चरण था वो उत्तराखंड के चौबड़िया में संपन्न हुआ था 21 से 27 अक्टूबर तक। ठीक है, कोंकण शक्ति। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जहाँ पहला है प्रमुख मैराथन दौड़े। तो देखिए पहला दौड़ था आपको लंदन मैराथन, जो कि 3 अक्टूबर को हुआ। पुरुष वर्ग में जो विजेता थे वो थे सियास लेम्मा, इथोपिया के रहने वाले हैं। 2 घंटा 4 मिनट और 1 सेकेंड, ठीक है, 01 सेकेंड में इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, और महिला वर्ग में जो विजेता है वो है जयस्लिनी जेपकासगी, कीनिया की है। 2 घंटा 17 मिनट और 43 सेकेंड इन्होंने लिया। फिर नेक्स्ट आता है शिकागो मैराथन, जो कि 10 अक्टूबर को हुआ था। पुरुष वर्ग में विजेता रहे सिफुतुरा, इथोपिया के हैं, और महिला वर्ग में विजेता रहे रूथ चेपनगेटीज, कीनिया के हैं। ये इनका समय लिखा हुआ है। सिफुतुरा ने 2 घंटा 6 मिनट और 51 सेकेंड लिया, और रूथ चेपनगेटीज जो है कीनिया के 2 घंटा 22 मिनट और 31 सेकेंड लिया था। फिर नेक्स्ट है आपको बोस्टन मैराथन। बोस्टन मैराथन हुआ 11 अक्टूबर को, जिसमें पुरुष वर्ग के विजेता रहे थे बेंसन किपरूटो, कीनिया के हैं, और महिला वर्ग के विजेता रहे थे डायना किपयोगी, कीनिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। पेरिस मैराथन, जो कि 17 अक्टूबर को संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग के विजेता थे एलिस रोटिच, कीनिया के, और महिला वर्ग के विजेता थे टाइगिस मेमियो, ठीक है, ये इथोपिया के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको 74वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2021। ठीक है, तो ये 26 से 30 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। पदक तालिका के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पे है कर्नाटका, जिसने 17 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य जीते। फिर दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, स्वर्ण 5, रजत 12 और कांस्य 4। फिर दिल्ली तीसरे स्थान पर रही, 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंद पे 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। तो ये 18 अक्टूबर 2021 को अबू धाबी में जो T20 विश्व कप में ये रिकॉर्ड बना था, जब आयरलैंड के क्यूर्टियस कैम्फर ने नीदरलैंड के खिलाफ 4 बॉल पे 4 विकेट लिए। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि 4 बॉल पे 4 विकेट लिया गया। फिर नेक्स्ट है कि महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 गेंद पे 5 विकेट। तो देखिए आईसीसी की T20 विश्व कप क्वालिफायर में ब्राजील की लॉरा कार्डोसो ने कनाडा के विरुद्ध 5 गेंद पे 5 विकेट प्राप्त की, और ये पहली बार हुआ है जब चाहे मेंस हो या विमेंस हो 5 बॉल पे 5 विकेट प्राप्त किया गया हो T20 में। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड। तो ये 29 अक्टूबर को दुबई में T20 विश्व कप में पाकिस्तान के विरुद्ध विकेट लेकर अफगानिस्तान के राशिद खान ने अपना 100वां विकेट लिया T20 का, और महज 53 मैचों में इन्होंने 100 विकेट का ये आंकड़ा पार किया है T20 में। फिर नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो ये किया है राहुल द्रविड़ को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2021। तो ये 24 से 30 अक्टूबर 2021 को WTT कंटेंडर ट्यूनिस में टेबल टेनिस का युगल खिताब जो है वो भारत के जी साथियान व हरमीत देसाई ने जीता है, और उप विजेता रहे एलेक्जेंड्रे केसिन और इमैनुअल लेवेन, दोनों फ्रांस के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला जो कौन बनी है पहलवान। तो देखिए अक्टूबर 2021 को नॉर्वे में ओस्लो में संपन्न हुआ था पुरुष और महिला की संयुक्त विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने 1 रजत व 1 कांस्य सहित कुल 2 पदक जीते। पदक तालिका में अगर भारत का स्थान देखा जाए तो यह 15वां स्थान रहा था, और रजत पदक जीतने वाली थी अंशु मलिक, जो कि 57 किलोग्राम वर्ग में जीती थी, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। कांस्य पदक जो जीता था वो है सरिता मोर 59 किलोग्राम वर्ग में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप अगर देखी जाए तो 21 से 27 अक्टूबर 2021 को महिलाओं की 5वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, हरियाणा के हिसार में हुआ था, जिसमें विजेता रहे रेलवे 5 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 12 पदक इसमें जीते थे, और उप विजेता रहे हरियाणा। नेक्स्ट है सैन डिएगो ओपन 2021। तो देखा जाए तो सैन डिएगो ओपन जो है वो 1 से 4 अक्टूबर को अमेरिका के सैन डिएगो में पुरुष के एकल सैन डिएगो ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ है, जिसमें एकल टूर्नामेंट में विजेता रहा है नॉर्वे का कैस्पर रूड,
और उप विजेता रहे ब्रिटेन के कैमेरॉन नोरी। युगल खिताब देखा जाए तो युगल खिताब में विजेता है जो सेलिसबरी और नील स्कूप्सकी, ये दोनों ब्रिटेन के हैं, ठीक है। और उप विजेता रहे हैं जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया के व फिलिप पोलोसेक, ये स्लोवाकिया के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है लेबर कप 2021। तो ये देखा जाए तो 24 से 26 सितंबर को यूरोप व शेष विश्व की टीमों के बीच ये टेनिस मुकाबला हुआ, अमेरिका के बॉस्टन में हुआ था और यूरोपीय टीम लगातार चौथी बार इस कप पर कब्जा बरकरार रख सका है। नेक्स्ट है क्रेमलिन कप 2021। तो ये 18 से 24 अक्टूबर 2021 को मॉस्को में टेनिस का क्रेमलिन कप संपन्न हुआ। पुरुष एकल खिताब का जो विजेता रहे वो है असलन करात्सेव, ये रूस के हैं, और उप विजेता रहे मारिन सिलिक क्रोएशिया के। फिर महिला एकल खिताब विजेता अगर दिखे तो ये है एनेट कॉन्टावेट, ये एस्टोनिया के हैं, और उप विजेता रही है एकाटेरिना अलेक्जेंद्रोवा, ये रूस की हैं, ठीक है। अब देखा जाए नेक्स्ट है सैफ फुटबॉल भारत 8वीं बार विजेता। देखिए सैफ फुटबॉल जो है वो 1 से 16 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, मालदीव में संपन्न हुआ ये, और इसके जो विजेता रहे हैं वो है भारत। भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर इस टूर्नामेंट पर जीत हासिल किया, और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुने गए वो है सुनील छेत्री, इन्होंने 5 गोल किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं के अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभांकन। तो देखा जाए तो ये 11 से 30 अक्टूबर 2022 को महिलाओं का अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। और इसका शुभांकर जिसका नाम है ईभा। ईभा क्या है? तो ईभा जो है वो एक मजबूत और आकर्षक एशियाई शेरनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको डूरंड कप। डूरंड कप 2021 देखा जाए तो ये 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ है, ठीक है। डूरंड कप फुटबॉल का है, जिसमें विजेता टीम रहा था गोवा एफसी और उप विजेता रहा मोहम्मदीन टीम। देखिए गोल्डन बॉल जो जीता है वो एडू बेडिया ने जीता है, जो कि गोवा टीम के हैं और ये स्पेनिश हैं, ठीक है। गोवा टीम के कप्तान है, स्पेनिश कप्तान है। फिर है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट जो जीतने वाले हैं वो है मार्कस जोसेफ, ये मोहम्मदीन टीम के हैं और ये त्रिनाड एंड टोबैगो से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब जो है वो नवीन कुमार ने जीता है और ये गोवा टीम से हैं, ये भारतीय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स और अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ये फार्मूला 1 से है। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है जिसके विजेता रहे हैं बी बोटास, ये मर्सिडीज टीम से रेस करते हैं, और अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन, जो कि रेडबुल टीम से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। जब PDF आएगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। और ये है हमारा वेबसाइट onlinestudycenter.in, यहाँ से आपको सभी तरह की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।